नमस्कार मित्रों, शिक्षा गुरु की खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत ही मशहूर शेर है, तेरी तेरी मेहनत का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तेरी मेहनत का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है हमारे आज के मेहमान ने। अपने अथक मेहनत से इन्होंने साबित कर दिया है कि नकारात्मकता भरे स्याह माहौल में भी उम्मीद की रोशनी बदस्तूर कायम है। उम्मीदों की रोशनी इस तरह इन्होंने प्रज्वलित की है कि इनके खुद की आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद भी इन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को जगमगाने का काम छोड़ा नहीं, उनको प्रज्वलित किया है। आइए इनके परिचय को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं हम लोग खरमौली गांव, बीरपुर प्रखंड, जिला बेगूसराय से हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री संत कुमार साहनी जी। संत कुमार साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। जी जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के मेहमान श्री संत कुमार साहनी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। सर ने जब उस स्कूल को, उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरमौली को जब ज्वाइन किया था 2004 ईस्वी में, तब उस स्कूल में मात्र 4 कमरे थे और 123 बच्चे थे और आज उस स्कूल की काया पलट हो गई है। वहां पे 30 कमरे हैं और 1336 बच्चे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी भी सरकारी स्कूल का मैट्रिक में जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो 94% से ज्यादा है और इनके स्कूल का परसेंटेज है। सर के स्कूल को 2013 में बेस्ट स्कूल ऑफ द स्टेट का अवार्ड ही मिला है मुख्यमंत्री के हाथों और इस साल इनके संपूर्ण कार्यकाल को राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सर को विशिष्ट पुरस्कार, उत्कृष्ट टीचर का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक बार फिर से आपका हम संत कुमार साहनी साहब अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ सर अहमदाबाद से हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं अशरफ अली जी। अशरफ, आपका स्वागत करते हैं। सर, हमारे अशरफ अली जी आपके लिए बहुत सारे सवाल रखे हुए हैं। अशरफ अली जी, कार्यक्रम की बागडोर आपके हवाले है। सर आपके साथ हैं। सबसे पहले मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ करता हूँ। सर, कहते हैं कि किसी भी कार्य को जीवन में 2 बार किया जाता है। जीवन में कोई भी कार्य 2 बार होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में और दूसरी बार हम जब उसको काम करते हैं। तो आपने इस चीज को साबित किया है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि सर, आप अपनी जर्नी में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताएं। बेगूसराय बिहार का एक जिला है और बीरपुर प्रखंड के अंतर्गत बरेपुरा एक 3000 की आबादी वाला एक गांव है और मैं अति साधारण परिवार से हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा गांव के ही मध्य विद्यालय में हुई, फिर हाई स्कूल बीरपुर जो अभी प्रखंड है जी। इंटरमीडिएट आर्ट्स से मैंने RCS कॉलेज मंझौल से किया। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा कॉलेज बेगूसराय से। उसके बाद अर्थशास्त्र से मैंने MA किया। उसके बाद 2 विषय शिक्षा और मनोविज्ञान, ये बाद में मैंने इस विषय से भी MA किया। MAd भी हूँ IGNOU से और नेट शिक्षा से मैं क्वालिफाइड हूँ। बचपन में पढ़ने लिखने का मुझे शौक था और तीसरी चौथी से मुझे याद है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, वहीं पर बैठ जाता था और धीरे धीरे करके ये आदत में तब्दील हो गई।
अच्छा लगने लगा। शिक्षकों से मुझे बहुत प्रेम सम्मान मिलता था। ये बहुत इंस्पिरेशन का काम किया, बहुत ही प्रेरणाप्रद होती है। प्राथमिक विद्यालयों में भी, मध्य विद्यालयों में भी और ऊपर की कक्षाओं में, माध्यमिक में भी एक दो गुरु मिले जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, वो मोटिवेट करते थे। फिर 10th तक आते आते मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, शिक्षक ही बनना है। लक्ष्य पहले निर्धारित हो जाने के कारण उस रुचि मेरी बढ़ती चली गई और फिर 1991 में मैंने बीएड किया अच्छे संस्थान से, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली कॉलेज बरेली। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर प्रोफेसर थे। बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल अमित खरे साहब हुआ और कि जब भी जाओ तो ये गर्व से कहो कि मैं बरेली कॉलेज बरेली का स्टूडेंट हूँ। जब आपसे ये पूछो कि कहाँ से आपने बीएड किया है, तो अच्छे संस्थान का प्रभाव मुझ पर था रहा। और मेरी ये आदत थी कि मैं एक भी क्लासेज अब भी तक छोड़ना पसंद नहीं किया, चाहे वह पढ़ने का समय हो या पढ़ाने का समय हो। वो मैं ये 40 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ता था, बरसात के दिन में तो जाता था और एक सब्जेक्ट के लिए जाता था। तो यही सब है मेरा शैक्षिक और पारिवारिक हिस्ट्री। 2 भाई मुझसे एक छोटे भाई, वो भी हेडमास्टर हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। वो मुझे पग पग पर साथ देते रहते हैं और 2 बहन भी हैं और 3 बच्चे हैं, एक ग्रेजुएशन में, एक इंटर में और 10वीं में बेटी पढ़ती है। और तीनों अपने विद्यालय में 1 से लेकर के 10th तक यानी माध्यमिक शिक्षा वहीं पर प्राप्त की। तो यही एक संक्षिप्त शैक्षिक और पारिवारिक बैकग्राउंड कह सकते हैं। जी 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 सर, जी सर। जैसा कि आपने अभी बताया और हमने पढ़ा भी है कि 60% दृष्टि बाधिता के बावजूद भी आपने 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, आपने यूजीसी क्वालिफाई किया है। इन सभी पढ़ाई के दौरान आपने बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना किया होगा सर। आपने किस तरीके से इन कठिनाइयों को ओवरकम किया और आगे बढ़े हैं सर लाइफ में, इसके बारे में थोड़ी बात जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कोई भी लोग जानना चाहेंगे। देखिए, कभी मैंने अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं कमजोर दृष्टि वाला हूँ, पहली बात। जी। समझना होना दोनों 2 चीजें हैं। आप सारी चीजें समझ रहे हैं इस चीज को, बस उसको न्यून करने की जरूरत है। जैसे देखिए, मैं तो देख सकता हूँ, जो लोग देख नहीं सकते वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखना, नजदीक से देखना, देखते देखते उसी में खो जाना, तल्लीन हो जाना। फिर चूंकि आप देख नहीं सकते तो आपके जो है वो सुनने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप सुन रहे हैं, मेरी आदत थी कि इतनी स्पीड मैंने ये कर रखा था कि लेक्चर का एक शब्द भी छूट नहीं सकता था। तो इस तरह से कोई घंटी छूटती नहीं थी और लेक्चर का एक शब्द भी नहीं छूटता था। इससे होता था क्या कि
एक तो मैंने सुन लिया, दूसरा लिख लिया और फिर एक बार देख लेते थे। तो 3 बार अगर आप देख लेते हैं, ये शिक्षा शास्त्र का भी एक सिद्धांत भी है कि आप अगर 3 बार उसको बहुत कम समय में देख लेते हैं तो आपका वो कंसेप्ट पता चल जाता है और आप करने लग जाते हैं। यही है, मुझे शौक था। चूंकि एक आप कहेंगे कि जो 3 विषय जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, तो मैं बता दूं इसके पीछे भी कारण है रहे। अर्थशास्त्र से मैंने एमए किया, तो अर्थशास्त्र डायनामिक सब्जेक्ट माना जाता है और 8 सब्जेक्ट का एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। उसमें विकास की बात होती है, योजना की बात होती है, आप प्लानिंग कीजिए, फिर मॉडल बनाइए। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव मुझ पर पड़ा। और फिर 2002 की बात मैं करूं तो सर्व शिक्षा अभियान प्रत्येक जिले में बिहार में शुरू हो गया था। मेरे यहाँ भी बेगूसराय में सर्व शिक्षा अभियान में मुझे मौका मिला प्रशिक्षण देने का। तो मैं उस समय में बीएड अकेले था, अच्छे संस्थान से मैंने बीएड किया था। तो जिले की जिम्मेवारी मुझ पर चली गई, मैं प्रशिक्षण देने लगा और इस दरमियान बहुत सारे अनुभव भी मिलने शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि और क्यों नहीं कुछ किया जाए, पढ़ा जाए। और एक चीज़ मुझे बहुत लग रहा था कि कहीं मैंने सुना था कि जो शिक्षा में रिसर्च की ज़रूरत है, तो जो शिक्षक होते हैं वो रिसर्चर नहीं होते, जो रिसर्चर होते हैं वो शिक्षक नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का बहुत भरलाभ नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने शिक्षा से 2010 में शिक्षा से एमए किया। उसके बाद फिर रिसर्च की बात हुई, तो रिसर्च के लिए मनोविज्ञान आवश्यक था जी। तो फिर मैंने मनोविज्ञान से एमए किया, उसके बाद फिर एमए किया। अब मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी विषय पर शोध सकता हूँ। पहले तो सोच सकता हूँ, थिंकिंग कर सकता हूँ, फिर रिसर्च कर सकता हूँ और उसका फिर अपने विद्यालयों में भी ऐसा कुछ किया एक्सपेरिमेंट, और जिसके कारण से कम जो है वो बहुत बढ़िया रहा। सर अपनी परिचर्चा को बढ़ाते हुए हमारे साथ देश के कोने-कोने से अलग-अलग दर्शक जुड़ चुके हैं, जो वो आपसे बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं, आपके अनुभव को शेयर करना चाहते हैं। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं और पटना की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमारे होस्ट श्री कुमार रौनक जी जुड़े हुए हैं। रौनक जी, ओवर टू यू, कुछ सवालात करना चाहते हैं रौनक सर। जी सर। थैंक्स अशरफ जी। संत कुमार साहब, बहुत सारे दर्शक भारत के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपका अभिवादन कर रहे हैं। मैं एक एक करके उनका नाम और अभिवादन पढ़ता हूं, आप बाद में उनको संवेद एक ही बार धन्यवाद दे देंगे सर। हाँ, मैं इसका अपने दर्शकों को लेता हूं। हमारे साथ अहमदाबाद से राजू मणियार साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने नमस्कार किया और आपका बहुत बहुत स्वागत किया है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा ध्रुव के साथ में। हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय की टीचर नई दिल्ली से कुमुद रंजन झा जी जुड़ चुकी हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं। सुपौल जिले से शालीन आजाद साहब जुड़े हुए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। हमारे शिक्षा ध्रुव के सदस्य सुपौल से बंशी भगत जी जुड़े हुए हैं, आपको नमस्कार कहा है इन्होंने। हमारे साथ शिक्षा ध्रुव टीम से जो है वो आपका बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है। मीनाक्षी अली मैडम जो है वो अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी आपको नमस्कार सर कहा है। अभिजीत सिंह जी झारखंड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको नमस्कार कहा है। राजू मनियार साहब अभी अभी जुड़े हुए थे, उन्होंने सबको एक साथ फिर से नमस्कार कहा है। उज्जवल कुमार साहब जो नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है, संत जी बहुत बच्चों को आप प्रेरित करते हैं, किंतु आप किससे प्रेरित होते हैं? ये सवाल आपका रखेंगे उज्जवल साहब बहुत जल्द। पहले हम एक बार मैसेज पढ़ लें, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। उज्जवल साहब के सवाल को रखते हैं इसके बाद सर। हमारे साथ अमित वांगर सर नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वेलकम किया है इन्होंने और कहा कि वी आर प्राउड टू हैव एज यू गेस्ट टुडे। सोमनाथ सिंह नई दिल्ली सुपौल जिले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपका नमस्कार कहा है। हमारे साथ बहुत सारे और दर्शक जुड़े हुए सर, उनको हम लोग धीरे धीरे लेंगे। एक बार फिर से हम लोग जो है, एक उज्जवल कुमार साहब का सवाल है, इसको एक बार हम लोग रखते हैं सर।
ये सवाल है कि बहुत बच्चों को आप प्रेरित करते हैं, किंतु आप किससे प्रेरित होते हैं? बताएं सर, हमारे दर्शकों का ये जानना है, आप किससे प्रेरित होते हैं सर? सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, जिन्होंने मुझे मेरे थॉट को पसंद किया। बहुत अच्छा सवाल है। प्रेरणा मनुष्य के जीवन को बहुत जल्द और अस्थायी रूप से भी प्रेरित ये चेंज कर देता है। मैंने ये एक हथियार के रूप में अपने विद्यालयों में इसका उपयोग किया है, शिक्षा के लिए खास तौर से। मुझे प्रेरणा अपने आप से मिलती है। मैं उन बच्चों से प्रेरित होता हूं जब एक पल लगता है कि उनमें ये चीज़ कमी है, और दूसरे पल मैं जब उनसे इंटरेक्ट करता हूं, जब उनसे बात करता हूं, जब उनसे उनकी कमी को दूर करने का प्रयास करता हूं, उनकी समस्या का समाधान कर देता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं और कुछ कर सकता हूं। और आपके जैसे लोग दो शब्द जब इस तरह के कहते हैं कि आपने अच्छा किया, तो मैं अपने आप को ऊर्जावान समझने लगता हूँ, और ये चीज़ चलती रहती है। सबसे बड़ी बात कि लोगों का ये जो मनोबल है वो कभी टूटने नहीं पावे। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रकृति और आसपास जो चीजें हैं, हम चाहें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और प्रेरणा के बारे में की गई है कि ये नीड्स, एक आवश्यकता शब्द है। कोई क्यों पढ़ेगा, कोई क्यों काम करेगा, कोई देश निर्माण की बात क्यों सोचेगा? जब आवश्यकता समझेगा, जब वह इस बात को समझेगा कि मुझे करना चाहिए, तो मुझे भी जब ये जितने भी कार्य करने के दौरान मुझे लगता है कि आगे और क्या है जिसे मुझे करना है और वह किसके हित में है, तो इससे आगे का एक रास्ता भी मिलते जाता है और लक्ष्य आगे दिखती चली जाती है। जो हम लक्ष्य का आगे का देखना, ये भी मुझे मोटिवेट करते रहता है। जी सर, हमने अभी प्रेरणा की बात कही तो हमारी संपूर्ण शिक्षा तरु टीम आपसे काफी प्रेरित हो रही है। आपकी बातों से हमने काफी प्रेरणा ग्रहण की है। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं सर, जो हमारी पूरी टीम के ऊर्जा का स्रोत रही हैं और हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से डॉक्टर संगीता अग्रवाल मैडम जुड़ी हुई हैं। संगीता दीदी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार संगीता सानी दीदी, जी। आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी। संगीता दीदी, आपका वीडियो शायद नहीं आ रहा है, कुछ वीडियो नहीं दिख पा रहा है। अच्छा, तो वो देखती हूँ, दीदी मैं सात्विक से कहना। मैं 2 मिनट में आपको लेता हूँ। हाँ, आप तब तक एक बार देख लें, बिजी हो जी। सकता है कुछ। जी जी हाँ हाँ, मैं 2 मिनट में फिर से आपको लेता हूँ मैम। आप, हाँ, आप प्लीज एक बार देख लें। सनी साहब, मैम जुड़ रही है, उस एक सवाल मैं तब तक रख देता हूँ जब तक मैम जुड़ रही है। तब तक मैं संगीता दीदी का परिचय भी आपको दे दूं। संगीता दीदी जो है पूरे भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो कि बचपन से, मतलब जन्म से ही वो नेत्रविहीन नहीं है। उनको जन्मांधता का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है और अपनी पढ़ाई जारी रखी और भारत की पहली नेत्रविहीन महिला बनी, जिन्होंने संस्कृत विषय से एमफिल किया है। संस्कृत से उन्होंने पीएचडी की है और संस्कृत की प्रोफेसर बनी। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में वो संस्कृत की प्रोफेसर है। साथ ही साथ वो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्कूल चला रही है वहां पर, और कई सालों से 20-22 सालों से स्कूल को चला रही हैं। दीदी भी आपसे कुछ इंटरेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी दीदी जुड़ रही हैं। एक छोटा सा सवाल हमारी तरफ से, आपके स्कूल के बच्चे सर
जैसा कि हमने जाना है आप अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और खेल कूद पर भी काफी ध्यान देते हैं, और आपके स्कूल के बच्चे नेशनल लेवल का चेस खेल रहे हैं सर। कैसे मैनेज कर पाते हैं, पढ़ाई भी इतनी अच्छी और खेल कूद में भी इतना, करिकुलर एक्टिविटीज में भी इतनी, कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? यह प्रश्न मुझे बहुत प्रभावित किया जी। लेकिन मैं खेल कूद से 7वीं कक्षा से ही जुड़ा हुआ हूँ। कबड्डी खेलता, वॉलीबॉल भी मैं खेलता हूँ, चेस भी खेलता हूँ। तो भारत का ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीतना। 90 के दशक में इधर कुछ 1-2 पदक मिल रहे हैं, लेकिन 90 के दशक में बहुत कम हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगता था, उससे पहले भी 80s में भी, कि मुझे लगता था क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसके लिए। उस समय में लगता था, पढ़ रहा होता था, शिक्षक बना तो अपने विद्यालयों में खेल कूद को बढ़ावा दिया। कोशिश रही कि सारे खेल खास तौर से बच्चों में एनर्जी पैदा करता है। और मैंने भी ये महसूस किया कि खेलना 1 घंटे निश्चित रूप से शाम में मैं खेल लिया करता था, और फिर पढ़ाई लिखाई उसके साथ साथ चलती रहती थी। तो इसको अप्लाई मैंने किया, और एक सरकार के तरफ से प्रतियोगिता आयोजित की जाती रही है पिछले कुछ दिनों से। तो उसमें वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, इन सभी खेल में बच्चे को मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल पर भी बच्चे गए। लॉन्ग जंप में भी, वॉलीबॉल में भी लड़कियां स्टेट लेवल खेली, और नेशनल लेवल पर मैंने चेस के लिए, क्योंकि चेस मैं जानता हूं, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मैंने खेला है। तो मैंने अपने बच्चे को उस ट्रेनिंग दी, और फिर डिस्ट्रिक्ट क्लियर हुआ। फिर स्टेट में 4 बच्चों की टीम बनती है, तो उसमें वो शामिल हुई। फिर नेशनल में भी अच्छा रहा। 6 गेम में 3.1 गेम, यानी 3 जीतना और 1 ड्रॉ करना। तो उस समय बहुत अच्छा लगा कि इतना वो कर सकती है। और लगातार 2 बार अदिति विद्यालय की छात्रा, और संजोग से मेरी बेटी है, तो अच्छा। वो 2 बार खेली, अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे भी हैं जिसको कि मैंने स्टेट और नेशनल लेवल पर जाने का एक अवसर दिया। और जी सर, दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीदी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है। दीदी, हमारे साथ संत कुमार साहनी साहब जुड़े हुए हैं। आप इनका इंटरव्यू शुरू से देख रही हैं। ये आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। 2 शब्द कहें संत कुमार साहनी साहब को। संत कुमार साहनी जी, सबसे पहले तो शिक्षा तरु के मंच पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आज आप शिक्षा तरु के मंच से हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे लगभग 1 महीना पहले आपके बारे में दिल्ली से जानकारी प्राप्त हुई थी। तब से हम आपसे मिलने की इच्छा हमारे मन में थी, और संयोग से पहली मुलाकात शिक्षा तरु के इस मंच पर हो रही है। आपके वक्तव्य को मैं सुन रही हूँ, और आपने जिस परिश्रम से अपने स्कूल को आगे बढ़ाया है, वह निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है। सामान्यतः जो सरकारी विद्यालय रहते हैं, वहाँ पर प्रायः ये सुनने को मिलता है कि वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके विद्यालय ने बिहार ही नहीं, पूरे देश में अपना नाम किया है। ये जानकर बहुत हर्ष हुआ। और
यह क्रेडिट आपके लिए और बढ़ जाता है कि थोड़ी सी दृष्टि बाधा होने के बावजूद आपने उसे अपने आड़े नहीं आने दिया और उसको लेकर आप आगे चले और अब आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों के नए नए आयाम आप छूते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैडम, आपके आशीर्वाद की जरूरत है और मुझे प्राप्त हो गया है आपका आशीर्वाद। आगे मैं प्रयास करूंगा कि और क्या कर सकता हूं। करने के लिए तो बहुत कुछ है। मुजफ्फरपुर में दृष्टिहीन जी और निश्चित रूप से हम संपर्क में रहेंगे। यहाँ मुजफ्फरपुर में हम लोग विकलांग बच्चों का, दृष्टि बाधित और बधिर बच्चों का एक विशेष विद्यालय भी संचालित करते हैं। हम ऐसा कार्यक्रम निश्चित रूप से बनाएंगे कि आपके विद्यालय के साथ कुछ आपस में परस्पर कुछ हम लोगों का संवाद हो, हमारे और आपके बच्चों का। और इसमें मैं कहूंगी रौनक जी से कि वो हमारी मदद करेंगे। जी दीदी, जरूर। हम सानी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उनके बच्चों का आपके बच्चों के साथ एक सौजन्य कार्यक्रम आयोजित करें हम लोग। जरूर जी, जरूर जी, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खुशी की बात। दीदी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नमस्कार आपको। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। संत साहब, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हम लोग अहमदाबाद, जहां हमारे साथी अशरफ जी तैयार हैं। अशरफ, ओवर टू यू। संत सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, टाइम की भी बहुत कमी है, तो उन क्वेश्चंस में से अभी दीदी ने जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन की रूपरेखा में मैं आपसे सवाल आगे करना चाहता हूं कि आपने एक जो कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लोगों की, हमारे समाज में मेंटालिटी ये है कि हमें नौकरी तो सरकारी करनी है लेकिन हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो एक स्कूल की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसकी क्या पहचान होनी चाहिए, और आपने किस प्रकार एक प्राइवेट स्कूल के कॉन्सेप्ट को अपने सरकारी स्कूल से चेंज किया है सर, उसके बारे में बताएं सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल, जब कोई सरकारी स्कूल अच्छा करता है तो कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल यह है। जी। मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। सरकारी स्कूल में मेरा मानना है कि शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं। जी। बिल्डिंग जितने भवन होने चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए विद्यालयों में, अब कोई कमी नहीं है। बात एक क्वालिटी एजुकेशन की है। सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में मैं प्रायः ये तुलना करता हूं। इस लॉकडाउन के दरमियान दर्जनों बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते थे वो घर पर हैं, और उनका मैंने एक मेरा एवोल्यूशन भी का बड़ा शौक रहता है कि अपने बच्चों का, अपने संस्थान का, अपने शिक्षकों का या देश का के शिक्षा स्तर या और किसी का एवोल्यूशन मूल्यांकन कर सकूं। तो इसी सिलसिले में कुछ बच्चों का मैंने अच्छे जो प्राइवेट संस्थान थे उनके बच्चों का कुछ जांच करने का मौका मिला, एक दो सवाल। तो मुझे लगा कि अंतर नहीं है, जहां तक मेरे बच्चे उनसे आगे हैं। उन बच्चों के अभिभावक अच्छे होते हैं, एक दो वर्ष उम्र उन लोगों की अधिक अच्छी होती है,
फिर सुख सुविधाएं होती हैं, ट्यूशन्स वगैरह जी। भी लगाए जाते हैं। इन सबों के बावजूद हमारे जो मैंने पाया कि मेरे बच्चे उनसे कम नहीं थे, और क्यों नहीं कम थे इसका भी कारण मैं बता सकता हूँ। तो होता क्या है अक्सर कि हम लोग आजकल एक प्रचलन चल गया है कि इंग्लिश कोई बुराई नहीं है इंग्लिश सीखने में, अच्छी बात है। लेकिन जी। आप यह समझिए कि इंग्लिश मीडियम के माध्यम से वो कितना सीख रहा है। क्या जी। आपके पास इंग्लिश का इन्वायरमेंट है, वातावरण इंग्लिश का तैयार कर पा रहे हैं? क्या हमारे जी। अभिभावक इंग्लिश का माहौल घरों पर दे पा रहे हैं? क्या इंग्लिश में बच्चे थिंकिंग कर सकते हैं? क्योंकि सोचता किस में है। इसलिए मैंने पाया कि प्रायः उन बच्चों का मैथ जो सरकारी विद्यालयों में थोड़ा अधिक अच्छा दिखा, उन लोगों का मैथ थोड़ा सा कमजोर दिखा। जी। तो मेरा मानना ये है कि शिक्षा जो है वह मातृभाषा में हो, और इंग्लिश भी है तो ठीक है, अच्छी बात है। इंग्लिश की आवश्यकता है, भविष्य में इंग्लिश की ज़रूरत भी पड़ेगी उन लोगों को। लेकिन हिंदी अपनी मातृभाषा को छोड़ करके सिर्फ उसी पर डिपेंड हो जाना, इससे बच्चे का अधिगम कमज़ोर हो जाता है, और अधिगम कमज़ोर होगा तो उसका आउटकम भी नहीं आ पाता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है किसी चीज़ का। तो ये एक कठिनाई होती है, मेरा मानना यही है। बहुत सारे शिक्षा शास्त्रीय पहलू भी हैं, इस पर शोध करने की ज़रूरत है कि सरकारी विद्यालयों के कुछ बच्चे लिए जाएं, प्राइवेट के कुछ बच्चे लिए जाएं, और उनका कंसेप्ट लेवल का एक आकलन किया जाए और फिर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ टीम वर्क के साथ इस चीज़ को मैं कर सकूँ। जी सर। सर आपने जो बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को, इससे मिलता जुलता आज के इस कोरोना काल में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो भारतवर्ष नहीं, मैं बोलूंगा वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। आज के टाइम में ऑनलाइन शिक्षण की तरफ जो है लोग मुखातिब हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो हम ऑनलाइन शिक्षण को किस प्रकार रोचक अध्ययन बना सकते हैं, साथ साथ अपने पठन पाठन को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और अपने बच्चों में किस तरीके से पठन पाठन की जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। सर ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि पूरे भारत का नहीं, वर्ल्ड का है सर। आप क्योंकि आप अपने बच्चों को लर्निंग विद फन जो है वो पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, तो इसके बारे में सर थोड़ा आप राय दें और हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए, ये सामयिक सवाल है, और ऑनलाइन क्लासेज अभी बनाए रखने की जरूरत पूरे विश्व में महसूस की जा रही है। जी। आपके पास देखिए क्या क्या होने चाहिए, इनपुट्स होने चाहिए। फिर इनपुट्स के रूप में अभी मोबाइल होने चाहिए, टेलीविज़न होने चाहिए, लेकिन प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभाव रहता है। तो सभी बच्चों तक ऑनलाइन के माध्यम से हम नहीं पहुंच सकते, यह सत्य है। लेकिन जिनके पास है वे इसका उपयोग कर रहे हैं, और उनका इसका लाभ भी मिल रहा है। इसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है ऑनलाइन क्लासेज में। कमी यूँ कहें, कमी तो कुछ होता नहीं है, मैं किसी चीज़ को कमी नहीं मानता, उसको एक चैलेंज के रूप में मानता हूँ कि इसके लिए परिवार के लोग को प्रशिक्षित करना पड़ेगा,
और बच्चे लोग, अगर एक परिवार में एक मोबाइल है तो उसका उपयोग बच्चे को ट्रेंड करके किया जा सकता है, उनको प्रशिक्षित करके किया जा सकता है। शायद हमारे अभिभावक ये काम कर रहे होंगे, और बच्चे जब एक बार ट्रेंड हो जाते हैं 5वीं 7वीं के भी, तो फिर उनको मोबाइल से लगाव हो जाता है। मोबाइल से लगाव हो गया तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेज भी पसंद करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जी, अच्छा कोई चीज़ क्यों लगता है किसी को, और पढ़ना तो कठिन चीज़ है, पढ़ना अच्छा क्यों लगेगा? इसके लिए आवश्यक है कि जो चीज़ पढ़ा जाए उसको उससे पहले उसको देखा जाए, समझा जाए। इसके लिए अभिभावक उस बच्चे को तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इस पर निर्भर करता है। एक थॉर्नडाइक साहब का एक लॉ है, उन्होंने दिया है लर्निंग का, सीखने के सिद्धांत। उसमें लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो पहले तो वह प्रभावित होगा किसी चीज से, तब वह सीखेगा। उसमें तत्परता आएगी, किसी काम को करने के लिए वो तत्पर है, उससे पहले वो सारी चीजें वह जानता है, समझता है, तभी नई चीजों को वो सीख सकता है, तैयार है उसके लिए, पढ़ने के लिए तैयार है। और तीसरी चीज है जो हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं कि उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, कि एक बार एक चीज को कहते हैं कि 10 बार लिखो, वो प्रैक्टिस करो। तो ये 3 चीजें सीखने के लिए आवश्यक हैं। वह वातावरण अगर अच्छा रहता है तो वो प्रभावित होगा, गुरु से भी प्रभावित होते हैं, किसी आसपास के जो माहौल होता है उससे प्रभावित होते हैं लोग, और इस तरह से उसकी तत्परता, जिस तरह से वह सीखने के लिए चाहेगा तो सीखेगा। उसको तैयार करना पड़ता है। हम लोग उदाहरण देते हैं इसका कि जैसे लॉन्ग जंप करना है, इसके लिए थोड़ी सी कसरत वगैरह पहले लोग कर लेते हैं और पीछे भागते हैं, और फिर निशान पर पैर पड़े नहीं, इसके लिए तैयार रहते हैं लोग, और फिर जंप लगा करके एक छलांग लगाते हैं और अच्छा जंप देखने को मिलता है। तो सभी चीज़ों में ये चीज़ होती है कि आप पर कितने हैं, तैयार कितना है उस काम को करने के लिए, तो निश्चित रूप से लर्निंग होगा। तो ऑनलाइन क्लासेज निश्चित रूप से आज की मांग है। इसको प्रशिक्षित करके, साधन सुविधा उपलब्ध करा के, सरकार अगर बहुत दिनों तक ये इस तरह की समस्या रही तो टैबलेट वगैरह, एक परिवार में एक टैबलेट दे करके भी या मोबाइल का, तो इस चीज़ को किया जा सकता है। फिर ट्रेनिंग शिक्षकों के माध्यम से घर घर जा कर के, या इस तरह से कुछ ऐसा सब कुछ हो ही रहा है। जब चुनाव हो सकता है तो ये सब भी क्रम निश्चित रूप से ट्रेनिंग वाले हम लोग घर पर जाके कर सकते हैं। जी सर, तो अपनी परिचर्चा को दोबारा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक पीछे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सवालात उनके आ चुके हैं, तो मैं दोबारा रुख करता हूँ पटना की तरफ, जहां हमारे होस्ट श्री रौनक जी जुड़े हुए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो दर्शकों के क्वेश्चंस को हमारे सामने रख सके। ओवर टू यू रौनक जी। जी धन्यवाद अशरफ। हमारे साथ सुपौल से सोमनाथ सिंह जी जुड़े हुए हैं, सर का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट नलबाड़ी आसाम से बबीता कोमल जी जुड़ी हुई है, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं। घनश्यामपुर दरभंगा से शोनी मिश्रा जी जुड़ी हुई है, नमस्ते सर कह रही हैं। कुमार चंदन गुप्ता जी सर का अभिवादन कर रहे हैं। हमारे साथ स्पर्श गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, एडिशनल कलेक्टर बेगूसराय। सर ने लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज आई हैव मेट इन माई डिस्ट्रिक्ट। हमारे साथ शीतल सिन्हा मैम जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग सर, वेलकम पटना से। हमारे साथ अमित कुमार जी जुड़े हुए हैं हजारीबाग से, वेलकम सर कह रही हैं। हमारे साथ उज्जवल कुमार जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक सवाल रखा है कि सुना है आपने एक म्यूजियम भी बनाया है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों को दें। इस सवाल पर हम आएंगे उज्जवल जी, हमारे पास सवाल है। पहले मैं एक बार दर्शकों का अभिवादन कर दूं।
बीके उपल साहब मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। हैदराबाद से प्रमोद कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। अहमदाबाद से सुलेमान नागौरी साहब वेलकम कर रहे हैं। सहरसा से रोटी बैंक जो बहुत नामी गिरामी संस्था है वो नमस्कार कर रहे हैं सबको। और स्पर्श गुप्ता जी ने भी एक सवाल लिखा है, इनका एक सवाल उनको मैं पढ़ लूं। क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको बच्चों के परिजनों को समझाने के लिए कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें? अशरफ जी, हमारे पास 2 सवाल आ गए हैं, मैं एक बार तेजी से पहले ये पढ़ लूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज छूट जाता है। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार कर रहे हैं। चेन्नई से मंजेश कुमार साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने सर का नमस्कार किया है। मुजफ्फरपुर से सत्यनारायण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र कुमार मिश्रा जी, उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत किया है। नंद किशोर विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी स्वागत किया है। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल शुरू करते हैं उज्जवल कुमार जायसवाल जी का, जिन्होंने लिखा है कि सुना है आपने एक म्यूजियम भी बनाया है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों के दें। जी सर। यस सर। सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत आभार। सर बहुत कुछ लोगों को पता चल गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूजियम हमारे दर्शक सर आपके बारे में बहुत इच्छुक है जानने के बारे में। जी जी, स्कूल म्यूजियम 2016 में वो अस्तित्व में आया। मेरा मानना है कि म्यूजियम से बच्चे अपनी जिज्ञासा वहाँ पर जाकर शांत जो चीजें विलुप्त हो रही हैं, जैसे अनाज के दाने हैं, सामा, कौनी, कोदो, ये सारे अनाज जो थे वो विलुप्त हो रहे हैं। मैंने उन चीज़ों को गांव से मंगवाया और उसको पॉट में रखा और अभी 5-6 साल से बिल्कुल ही उसी तरह से है। तो बच्चे लोगों को बताया जाता है कि 20-25 साल 30 साल पहले इस अनाज का उत्पादन होता था। फिर उसमें आसपास की जो विलुप्त होती जा रही जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को रखा गया है या उसका तस्वीर लगा दी गई है। तो बच्चे आते हैं और उसे देखते हैं, पसंद करते हैं। उसमें अगर छूट दिया जाए, कोई भी मेहमान आते हैं तो उनको 5 मिनट के लिए आएंगे तो 10 मिनट लग ही जाता है, क्योंकि देखने से ज्ञान का स्थायीकरण होता है। तो वो सारी चीजों को जो चाहे तो विलुप्त हो रही हैं या बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए आवश्यक है, तो उसे उस म्यूजियम में रखा गया है और बहुत उसका प्रभाव बच्चे के पठन पाठन पर, सीखने पर पड़ा है। जी सर, एक सवाल हमारे स्पर्श गुप्ता सर ने भी लिखा है कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बच्चों के परिजनों को समझाने के लिए कि आप उस स्कूल में आए, क्योंकि आपकी काफी मेहनत लगी है जो स्कूल का कायापलट आपने किया है, इसको हमारे साथ शेयर करें सर। जी, सर से मेरी मुलाकात हुई है। मैं सर को इस प्रश्न के लिए, जो बहुत ही उस समय के लिए एक चुनौती के रूप में मेरे सामने में था कि 123 बच्चे थे और बिल्कुल ही लग रहा था कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। लेकिन मैं पूर्व से भी काम करता आ रहा था, लोग मुझे जानते थे और वह क्षेत्र नक्सल क्षेत्र माना जाता था, प्रखंड ही पूरा, और वह उसका गढ़ माना जाता था। मैं तो थोड़ी कठिनाई थी, शिक्षा का वहाँ पर अभाव चल रहा था। 3 ओर नदियों से घिरा हुआ भी वो क्षेत्र था। मुझे भी नाव से जाना आना होता था। तो ये मैंने इसके लिए
शिक्षा में एक वातावरण की बात मैंने कहा कि वातावरण का निर्माण अगर कर दीजिए तो बहुत कम आपको समय लगेगा कोई भी काम करने में। तो मैं 2004 से ही को-करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ सहगामी क्रियाओं का मैंने सहारा लिया। वहाँ पर जयंतियों के अवसर पर लोगों को बुलाना, फिर एक्सपर्ट अतिथि सब आते थे और बोलते थे, उनके बच्चे को मैंने ट्रेंड करना शुरू किया। 2 चीज़ें होती है, एक शिक्षण होता है, एक प्रशिक्षण होता है। शिक्षण तो उनको भरपूर मिल ही रहा था और किसी खास कार्य के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता था। जैसे गीत लिखना है तो बच्चे को बता दिया जाता था कि छठ का ये लय है और तुम इस पर शिक्षा गीत लिखो। मैंने 2 पंक्ति ये हो सकता है क्या? वो 1-2 पंक्ति दे दिया जाता था उन लोगों को और वो बच्चों की एक टीम जो थी उस चीज़ को बढ़ा लेते थे। और मंच से बच्चे स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, इन अवसरों पर फिर जयंतियों के अवसर पर बच्चे का परफॉर्मेंस देख करके अभिभावक बहुत खुश होते थे। और फिर जब बच्चे आने शुरू हो गए तो एक आते ही रहे। गाँव आसपास के दर्जनों गांव से बच्चे उसमें आते चले गए। और मैंने इधर शिक्षकों को भी ट्रेन कर रखा था कि आप उनके साथ में इतना अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि आपके व्यवहार से ही वे सीख सकेंगे। और हालांकि शिक्षकों की कमी थी, जितने 8 क्लास थे तो 8 हुआ करते थे। 2012 में हाई स्कूल बना, उसके बाद भी अभी हम लोग बहुत कम शिक्षक, 15 शिक्षक मात्र हैं। तो उन शिक्षकों को भी कहते थे कि इन बच्चों का आप जितना अच्छा कर सकते हैं, भला कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि अभिभावक सिर्फ स्कूलों में इन बच्चों को दे देंगे और वो आपके भरोसे वो छोड़ देंगे, आप कीजिए। विद्यालय का वातावरण इस तरह से बना कि उन लोगों की मीटिंग्स भी हम लोग बीच-बीच में बुलाते थे। शिक्षा समिति होती है विद्यालयों में, उनके माध्यम से भी। फिर बाल सांसद को मैंने मजबूत रखा, जो अभी एक मीना मंच भी, ये सरकारी प्रावधान के तहत ये सारे मंच हैं। मैंने एक और सर्वेक्षण, पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र डेवलप किया, जो बाद में बिहार सरकार की ओर से उसी का एक रूप बदला हुआ था। 15 वर्ष आगे का मैंने एक पारिवारिक शैक्षिक सूची तैयार किया। परिवार का शैक्षिक इतिहास उसमें होता था। मान लीजिए कि कोई बच्चा प्रथम वर्ग में 2019 में है और 2020 में वह द्वितीय वर्ग में चला गया, तो उसमें उसकी एंट्री हो जाती थी। इसी तरह से 2005 में ही मैंने वो शुरू किया था प्रपत्र, और वह 2020 तक का था। प्रत्येक परिवार का लेखा जोखा मेरे पास में है कि कौन बच्चा किस परिवार का पढ़ना छोड़ दिया है अथवा किस क्लास में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो एक एक परिवार का लेखा जोखा रखा जा रहा है। तो इससे ये पता चल जाता था कि कौन बच्चे अभी कहाँ के हैं और कितने किस कक्षा में हैं। और कोई अगर बाहर प्रवासी होते थे तो उसका भी पता चल जाता था, वो आते थे तो फिर विद्यालय में उनका नामांकन करा लिया जाता था। तो इसी तरह से एक प्रयास हमेशा करता रहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, तो आंकड़े और विकास ये दोनों चलते रहते थे मेरे दिमाग। ठीक है जी, आगे सर। जी अशरफ जी, आपके पास चलते हैं। सर के लिए और एक सवाल है, रखिए, हमारे पास समय थोड़ा कम है, प्लीज।
सर के लिए सवाल तो बहुत सारे हैं, समय की कमी है अपने पास। सर, आपने जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप बिलीव करते हैं और आपने कहा है कि किसी बालिका को शिक्षा देना, किसी बालिका को शिक्षा देने से दो परिवार नहीं एक समाज बनता है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। मेरा सर्वेक्षण भी है, पूर्व का अनुभव भी है और शिक्षा शास्त्रीय पहलू भी है, और पूर्व में विद्वानों द्वारा कही गई ये सारी बातें बिल्कुल ही सही है कि बालिका शिक्षा को अगर बढ़ाया जाए, एक स्तर तक ले जाया जाए, तो फिर उस समाज के उच्च स्तर को आप देख सकते हैं, और उनको सभी तरह के प्रशिक्षण शारीरिक रूप से भी मजबूत करने की आवश्यकता है। खेल कूद के माध्यम से ये हो सकता है, योग के माध्यम से भी हो सकता है ये, और उनको एजुकेट करने की जरूरत है। समझदारी होती ही है उनमें, बहुत IQ उनकी ऐसा शिक्षा शास्त्रीय पहलू भी है कि 6 महीने उनकी IQ लड़कों की तुलना में अधिक तेज होती है। हम अवसर नहीं, मेरे यहाँ से 3 बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में गए हैं, एक में, और एक आपके निबंध प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में भी प्रथम आई थी वो लड़की, ये आरती, और अदिति चेस में, और एक दिव्यांग कोटि के बच्चे गौतम कुमार, जो राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के लिए चयनित हुआ है। 2016 में वो प्रतियोगिता शुरू हुई थी और 2019 में उसका चयन हो चुका है। पुरस्कार अभी कोरोना के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा और टल जाए। तो विभिन्न मंचों से जी सर, प्लीज आप जारी रखिए सर। विभिन्न मंचों से उनको चाहे भाषण देने की बात हो, कविता लिखने की बात हो, कहानी लिखने की बात हो, सुंदर राइटिंग की बात हो, तो कहीं भी बच्चों से वो कम नहीं है, और उन पर विशेष ध्यान विद्यालयों का रहता है, और इन चीजों का मेरे ख्याल से बढ़ावा मिलना चाहिए। जी सर, समय की थोड़ी स्कार्सिटी है, हमारे पास 7-8 मिनट मैक्सिमम बचे हुए हैं। जाने से पहले मैं हैंडओवर करने से पहले आपकी एक गजल में मैंने जो आपको पढ़ा है उसमें मैं बोलना चाहता हूँ। उसपे, जिंदगी मोहलतों पे नहीं चलती, आगे बोलते हैं तुम तमाशा क्यों नहीं रोक देते, भीड़ कहाँ बची है तमाशे वाले। ये आपकी अपनी ही गजल है, कविता है, जिसको मैंने पढ़ा था। मैं हैंडओवर करने से पहले मैंने ये 3 पंक्ति पढ़ी है। इसके ऊपर आप सर जरूर अपनी 1 मिनट की जो है बात रखें सर। जी, मुझे लिखने पढ़ने का भी शौक रहा है। गजल एक समय में मैं सुनता था रेडियो। मैं बता दूं कि ज्ञान मुझे रेडियो से बहुत मिला है, रेडियो पर गजल सुनना। उर्दू में भी मैं सुनता हूं, और मुझे उर्दू के बहुत सारे शब्द के माने पता है। तो सुनते सुनते मैंने लिखना शुरू कर दिया, और एक दिन एक गजल बन गई, और रूप की शोभा में एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें 1997 में वो छपी थी गजल। तो उसी में है उस मुझे ये गजल मुझे पसंद भी है। मैं आपके कहने पर 2 पंक्ति बोलना चाहूँगा। प्लीज जी।
जिंदगी मोहल्लतों पर नहीं चलती, जिंदगी मोहल्लतों पर नहीं चलती, वायदे कर कर के वो जीने वाले, किसको मंजिल मिल पाई है इस जहां में, किसको मंजिल मिल पाई है इस जहां में, जी सड़कों से गली में जाने वाले, किसको मंजिल मिल पाई है इस जहां में, सड़कों से गली में जाने वाले, तुम अपने तमाशे को रोक क्यों नहीं देते, तुम अपने तमाशे को रोक क्यों नहीं देते, भीड़ कहाँ बची है वो तमाशे वाले, तुम अपने तमाशे को रोक क्यों नहीं देते, भीड़ कहाँ बची है वो तमाशे वाले। जी सर, बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपनी परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं और मैं हैंड ओवर करता हूँ अपने डिस्कशंस को। बहुत सारे जो है दर्शक जुड़े हुए हैं। श्रीजानक जी, ओवर टू यू। थैंक यू अशरफ सर। हमारे पास समय बहुत कम रह गया, 5 मिनट रह गया। मैं 2-4 और दर्शकों को ले लूं और आपसे एक लास्ट सवाल कर दूंगा। हमारे साथ नंदकिशोर विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उनको लूंगा। एंस एंजल मैडम जुड़ी हुई है सुपौल से, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही है। तमाम दर्शक और भी बचे हुए हैं सर, थोड़ा समय का अभाव है। एक सवाल जो हमारे मन में आ रहा है, अंतिम सवाल, जो कि नंदकिशोर विद्यार्थी जी हैं, उज्जवल जी हैं, सबके सवाल का मिला जुला रूप है कि अभी भी सरकारी स्कूल के बारे में सोचने पर एक थोड़ा सा ये आता है, नकारात्मक चित्र आते हैं कि उसको वहाँ पे ऐसी पढ़ाई है, वैसी पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई है। तो हमारा क्या कदम होना चाहिए सर, एज ए नागरिक, जो हमें समाज के लोग हैं उनकी तरफ से भी, और शिक्षकों को भी, और हमारे बच्चों को भी, इन सबों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हम सरकारी स्कूल की पठन पाठन की स्थिति इतनी सुदृढ़ कर पाएं कि लोग प्राइवेट की ओर ना जा पाएं। और इसी के साथ एक सवाल ऐड है कि हमारे मोरल एजुकेशन की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी आजकल ठीक नहीं है, जिसमें हम लोग गिरावट देख रहे हैं। उसको बढ़ाने के लिए भी स्कूलों में और क्या किया जाए सर? ये एक अंतिम सवाल हमारा है, संवेद जवाब दे दें सर प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सभी जितने भी शिक्षाविद हैं, समाज के लोग हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, सभी लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है जी। बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। सरकारी विद्यालय में अभी भी 70 to 80% बच्चे पढ़ते हैं, और जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है वे बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे करते हैं। ये भी सही है, सरकारी विद्यालयों से बच्चे अच्छे करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से जितना परफॉर्म करना चाहिए सरकारी विद्यालयों को उतना नहीं कर पाते। शिक्षक की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। आपको 10 में 5-6 ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो समाज को चेंज कर सकते हैं, ये पर्याप्त है। 1-2 लोग भी करते हैं, और एक विद्यालय में 4-5 शिक्षक ऐसे हैं जो वो चेंज कर सकते हैं समाज को, और बाकी सपोर्ट का काम कर सकते हैं। होता क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वो कुछ ऐसा है कि एक दिन का समय ऐसे निकल जाता है और हमारे शिक्षकों को पता ही नहीं चलता है कि ये समय कैसे निकल गया। इसकी वजह है कि हमारी तैयारी पूर्व से नहीं होती। जिस तत्परता की बात मैं करता हूँ, जिस प्लान की बात मैं करता हूँ, हमारी तैयारी पूर्व से होनी चाहिए, वो तैयारी नहीं रहती है। एक विद्यालय प्रबंधन अगर एक HM के जिम्मे ये चीज हो सकती है, वो समाज का सपोर्ट ले सकते हैं, वो अपने शिक्षकों को का सपोर्ट ले सकते हैं। उनको कोई भी काम क्यों करना चाहेगा, या कोई अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसके भी कारण होते हैं ना। तो शिक्षक अगर काम करेंगे जब वो काम के लिए अनुकूल होंगे। मैं इस संबंध में एक चीज कहना हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच इन बातों को, इस थॉट को शेयर करूं कि अपने आप को उपयोगी बनाए रखना
आवश्यक होता है, और प्रत्येक पल समझे कि क्या मैं उपयोगी हूँ, अगर नहीं हूँ तो कैसे उपयोगी हो सकता हूँ। सोच और कार्य एकदम ये अगर चलता रहे लोगों, खासतौर से शिक्षकों के बीच में, शिक्षक के बारे में मेरा मानना है कि शिक्षक तो समस्याओं से घिरे हुए हमेशा अपने आप को महसूस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा समाधान करने वाले वही हैं, प्रॉब्लम वही होते हैं। तो जिन शिक्षकों को समस्या का समाधान करने आ गया तो वही सफल शिक्षक होते हैं। और एक हम कहते हैं मारक क्षमता टाइप की, मिसाइल की तरह मारक क्षमता उनके पास में होनी चाहिए, यानी प्रभाव जो कर दे तो वो हो जाए, जहां पर हम लगाएं, जिस तरह का निशाना लगाएं लक्ष्य पर मेरा ये हो तो वो हो जाएगा। पुराने समय में कैसे होता था कि कहा जाता था कि आशीर्वाद, अभी भी कहा जाता है कि शिक्षक अगर आशीर्वाद दे देते हैं, आज भी कुछ लोग कहे कि सर आप आशीर्वाद दे दीजिएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। तो आशीर्वाद का क्या मतलब? प्रभाव उस टीचर का पड़ा और उनके पूरे व्यक्तित्व का प्रभाव उन बच्चों पर चला जाता है। और शिक्षक कहते हैं कि तुम पढ़ने के सिवा, यदि पढ़ने में परिश्रम के सिवा और कुछ भी नहीं है, आदत का निर्माण अगर बच्चों में हो गया तो आपकी समस्या का समाधान उसी समय हो जाता है। तो शिक्षक का रोल अनेक होता है। मैदान में जैसे के रूप में होते हैं, खिलाड़ी को सिखा रहे हैं, ट्रेनर के रूप में होते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में होते हैं, समाज में लीडर के रूप में होते हैं, इनोवेटर के रूप में होते हैं। नवाचार भी बहुत बड़ा मामला है। अगर क्वालिटी एजुकेशन को आगे लाना है तो हमारे शिक्षकों को इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। और नई नई चीज, इनोवेशन का क्या मतलब हुआ? जो चीजें, जिन चीजों से बच्चे नहीं सीख रहे हैं उसमें क्या तब्दीली किया जाए कि जिससे कि वो सीखना शुरू कर देंगे। तो ये अभिभावक भी सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए, और बच्चों के साथ प्रेम से पेश आवे। और बच्चे में समझदारी सबसे बड़ी बात है आज के ज़माने में। अगर समझदारी डालने का काम अभिभावक के स्तर पर या शिक्षक के स्तर पर या किसी स्तर पर हो गया कि उसे ही करना है, पढ़ना तो उसी का है ना, उसका मन मस्तिष्क बढ़िया रहना चाहिए, पढ़ने के अनुकूल रहना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर विद्यालय में उपलब्ध हमारे शिक्षक एक माहौल दे देते हैं तो हम सरकारी विद्यालय को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इनपुट्स अब कुछ करने की ज़रूरत है और फिर तब आउटकम आसानी से आने लगेगा। और आशा और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय में सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी होगी और हम लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को सभी लोग भेजना पसंद करेंगे और सरकारी स्कूलों पर गर्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक आपको सुन रहे होंगे, जितने भी लोग आपको पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने भी आपको पढ़ा है, आपको सुना है, वो जरूर आपकी बात से सहमत होंगे कि बहुत जल्द हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होगी। और आप जैसे टीचर जो कि मिसाल कायम कर रहे हैं, आपसे प्रेरित होकर लोग काफ़ी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपने हमारे कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ जुड़े रहे, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया सर आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय इजाजत नहीं देता। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। शिक्षा गुरु कार्यक्रम में मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की सेवा देने की जरूरत अगर पड़ी तो मुझे और प्रसन्नता होगी। आपका नौसंदे और सर का बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद सर। संपूर्ण शिक्षा गुरु परिवार आपको शुभकामनाएं देता है सर। आप और आगे बढ़ें और बिहार ही नहीं, भारत का नाम रोशन हो। पूरे वर्ल्ड में आपके स्कूल को जाना गया है और धीरे धीरे और लोग जाने और आपसे प्रेरित होकर आगे बढ़ें।
अशरफ जी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। अशरफ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में योगदान दिया और आपके कारण हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हैं, उन सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, सर के साथ हमारी वार्ता को सुना है। दर्शकों, आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर संत कुमार साहनी सर और हमारे को होस्ट थे अशरफ अली अहमदाबाद से सर। दर्शकों, अगले सप्ताह हम एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ जो कि समाज को बहुत ही प्रेरणा देते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे शिक्षा तरु से कुमार रौनक को अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।